हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है यूपी टीजीटी पीजीटी सिविक्स के लिए, यूपी एचएससी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के लिए या तमाम सारे दूसरे एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो या दूसरे स्टेट पीसीएस हो, अगर वहाँ कोई पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए सीरीज़ आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम पहला क्वेश्चन देखें जो कि 61 क्वेश्चन है, कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे कैपिटल स्टडी सर्कल के बारे में कि हम अब ऑफलाइन भी आ चुके हैं ऑनलाइन के बाद। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा वीडियो के एंड में फ़ोन नंबर और या यहाँ पे दिखाई दे रहा फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेल या दूसरी चीज़ें भी कर सकते हैं। या अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं तो आप हमारे जो रिसर्च एक्सपर्ट हैं, चाहे वो तमाम सारे यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर हमसे जुड़े हुए हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करेंगे। जो है कि अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो चाहे वो जेएनयू हो, डीयू हो, जामिया हो, बीएचयू हो, आईआईटी हो, इन सब से जुड़े हुए लोग हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो बाकी ऑफलाइन जुड़ना चाहें तो आप हमसे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन पे जाते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन क्या है? तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट इज अ सिस्टम इन विच संयुक्त निर्वाचक गण, ज्वाइंट इलेक्टोरेट संयुक्त निर्वाचक गण वह पद्धति है जिसमें विभिन्न लोगों के लिए सीट आरक्षित की जाती है, किसी के लिए भी सीटें आरक्षित नहीं की जाती हैं, केंद्र के लिए एक साथ चुनाव रखे जाते हैं, विभिन्न समाजों के लिए उनकी संख्या के अनुसार सीटें दी जाती हैं। इंग्लिश में देखते हैं। ज्वाइंट इलेक्टोरेट इज अ सिस्टम इन विच सीट्स आर रिजर्व फॉर वेरियस which there is no reservation of seats for anyone. Election are held simultaneously for center and state. Seats are allotted to various communities in proportion to their strength. कि क्या होगा सही? संयुक्त निर्वाचक ज्वाइंट इलेक्टोरेट क्या होता है? तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट का मतलब है कि जैसे अगर हम देखें कि सेपरेट इलेक्टोरेट उसका अपोजिट हो जाएगा। तो सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? किसी खास कम्युनिटी के लिए एक अलग से सीट रिजर्व करना या सिर्फ उन्हीं के लिए वोट करना, वो सीट उनके लिए है, उन्हीं के इलेक्टोरेट उसमें वोट करेंगे, तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट हो जाता है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ ही अगर हम देखें तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट उसका अपोजिट होगा। तो क्या होगा? किसी के लिए सीट सुरक्षित नहीं होगी, तो विभिन्न लोगों के लिए सीट आरक्षित की जाती है, गलत हो जाएगा। किसी के लिए भी सीट आरक्षित नहीं की जाती, ये सही है। केंद्र के लिए एक साथ चुनाव होते हैं तो ऐसा नहीं होता, हो भी सकता है, लेकिन जैसे भारत में है ज्वाइंट इलेक्टोरेट, सभी के लोग, किसी भी कमेटी के आदमी कोई भी खड़ा हो सकता है और सभी लोग उसमें वोट करते हैं, जितने वोटर्स होते हैं सभी के लिए वोट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी के बाद अगर हम देखें तो 62 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी इज better than single member constituency because बहुसदस्य क्षेत्र एक सदस्य क्षेत्र से बेहतर है, क्योंकि अब ये अलग अलग वोटिंग पैटर्न या जो कह सकते हैं इलेक्टोरल सिस्टम है। हमारे यहाँ क्या है? फर्स्ट पास द पोस्ट, कि जो सबसे अधिक वोट लाएगा वो जीत जाएगा। तो जैसे हमारे यहाँ अगर मान लीजिए आपने 20% वोट ला के भी अगर आप सबसे हैं, बाकी सब लोग 19 लाए हैं, 18 लाए हैं, 16 लाए हैं, तो वो 20% वाला जीत जाएगा। तो ये सिस्टम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहलाता है जो हमारे यहाँ। लेकिन अलग अलग दुनिया के देशों में अलग अलग तरह के सिस्टम हैं, और डेमोक्रेसी को और इंक्लूसिव बनाने के लिए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो और कम से कम भेदभाव हो किसी भी खास समुदाय या किसी भी समुदाय के लिए, तो इस तरह से अलग अलग पैटर्न बनाया था। तो यहाँ पे बहुसदस्य था। अब बहुसदस्य का मतलब है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी, मान लीजिए हम किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, दिल्ली में है, लखनऊ में है, भोपाल में है, पटना में है, कहीं भी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में मान लीजिए 10 लोग लड़े, तो वहाँ पे हो सकता है 4 सीट हो। तो 10 में से जो 4 ऊपर के होंगे, क्योंकि हो सकता है किसी को, अभी हमने बात की ना, किसी को 30% वोट मिले, किसी को 29, तो 29 वाला क्या अपने क्षेत्र के लिए काम नहीं करेगा, सिर्फ 1% वोट तो कम है उसका। या कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ 1 वोट, 2 वोट, 4 वोट से हारते हैं, तो अब क्या मान लिया जाए
कि 4 वोट अगर मान लीजिए उसके जान पहचान के लोग नहीं पहुँचे या पहुँच जाते तो वो जीत जाता। तो दोनों ही तो जीतने लायक थे, दोनों ही काम करने लायक थे। तो हो सकता है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसलिए जो लोग मान लीजिए ऊपर के 4 लोग एक कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करें, इस तरह से भी सिस्टम बनाए जाते हैं बहुत जगह पे। अब यही सिस्टम आप देख लीजिए, वह लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने में अधिक आज़ादी देता है। वह कई राजनीतिक दलों के विकास का बढ़ावा देता है। किससे राजनीतिक दलों के विकास को बढ़ावा मिलेगा? क्या किसी भी गरीब आदमी को चुनाव लड़ने में आसानी होती है। वह अधिक स्थिर मंत्रालय की निश्चिति देता है। तो ये तो अजीब सा है, अगर आप इंग्लिश में पहले देख लें, इट प्रोवाइड्स ग्रेटर फ्रीडम टू पीपल इन सेलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब क्या होता है कि कई बार जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट होता है, इसमें हम जो अपना कैंडिडेट है उसको वोट इसलिए नहीं देते क्योंकि वो हारने के चांस होते हैं। मान लीजिए इसको 15% आएगा, किसी को 20% और किसी को 21%। तो हम क्या करते हैं, इस 15% वाले को ना दे के 20% वाले को दे देते हैं कि ये इसको हरा देगा। वोटिंग पैटर्न इस तरह से होता है इंडिया में, या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जहाँ पे होता है। तो इसलिए क्या होता है कि अब ये चारों अगर तीनों जीत जाएं तो क्या होगा कि हम ज़बरदस्ती इसको जो दे रहे थे वो ना दे के इसको देंगे, तो इसका हो सकता है 18-19% वोट आ जाए, या हो सकता है कि जो दूसरे लोग हैं वो भी दे दे तो ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह से जो है एक ही जगह पे ज़्यादा लोगों के होने से कॉन्स्टिट्यूंसी में, अगर आप यूनिवर्सिटी इलेक्शंस या इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट किए हों कभी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास 4 काउंसलर या इस तरह की चीज़ें जो डेलीगेट्स होते हैं या कुछ भी नाम रख सकते हैं, वो 4 चुनने होते हैं। तो 1 2 3 4 आप चुन सकते हैं। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये तो एक ही हो सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों पे 4 5 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो आप 4 चुनने में आज़ादी होती है कि आपने किसी को भी दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया। आप अच्छा लग रहा है लेकिन आप दे नहीं सकते, ऐसा भी होता है कई बार। तो यहाँ पे वह लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने में अधिक आज़ादी देता है। बहुत सदस्य क्षेत्र या मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी जो होती है। तो बाकी चीज़ें हैं कि अब पॉलिटिकल पार्टी को बढ़ाने में कैसे देगा। ईजी टू पुअर मैन ये भी नहीं हो सकता है। टू इंश्योर मोर स्टेबल मिनिस्ट्री ये भी नहीं होगा। तो ये सही है, 62 का ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का मतलब है। माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन मीन्स, अभी हम डेमोक्रेसी की जब बात कर रहे थे उसमें माइनॉरिटी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब भी आप किसी डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो उसमें होता है कि वहाँ की माइनॉरिटी कितनी खुशहाल है, उससे ही डेमोक्रेसी के बारे में आप पता कर सकते हैं। तो नाबालिग को प्रतिनिधित्व देना, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का क्या मतलब है? यहाँ पे कह रहा है कि नाबालिग को प्रतिनिधित्व देना, मतलब पर्सन जो उसकी एडल्टहुड नहीं है उसको भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है उसके हितों के, जिससे नाबालिग के हितों के रक्षण किया जा सके। देश में स्थिर विभिन्न अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देना, कि जहाँ पे अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी प्रतिनिधित्व देना। संपत्ति वाले लोगों को, कुल समाज में अल्पसंख्यक होते हैं उनका कि जो संपत्ति वाले लोग हैं वो भी अल्पसंख्यक होते हैं, क्योंकि बहुत कम ही लोग संपत्ति वाले होते हैं। किसी भी देश में अगर देखें तो अमीर लोग कम होते हैं, तो उनको सब देना। ऊपर कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? ये तो सिंपल सा है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन टू वेरियस माइनॉरिटीज़ प्रेजेंट इन स्टेट, कि राज्य में, राज्य का मतलब देश में कोई भी जो माइनॉरिटी है उसको देना। तो आप अगर इंडिया में हैं तो मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस या सिख, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट को प्रतिनिधित्व देना। पाकिस्तान में हो तो हो सकता है हिंदू, या बांग्लादेश में है तो हिंदू, सिख, क्रिश्चियन हो सकते हैं। इसी तरह से अगर यूएसए में है तो मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन तो वहाँ मेजॉरिटी में है तो उनको नहीं देना। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे जो माइनॉरिटी है उनको प्रतिनिधित्व देना ही माना जाता है कि प्रतिनिधित्व माइनॉरिटी का माना जाता है। आगे बढ़ते हैं 63 के बाद 64 में। अंडर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ईच वोटर कैन, अब हमने बात की थी अभी कि हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की बात कर रहे थे। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसको हम क्या कहते हैं, हेयर सिस्टम भी कहते हैं, हमने एक बार और पढ़ा है इससे पहले। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है वो क्या कह रहा है कि एकक हस्तांतरित मत पद्धति में प्रत्येक मतदाता केवल 2 पसंद लिख सकता है, केवल 1 पसंद सूचित कर सकता है, जितनी सीटें भरी जानी हैं उससे 1 कम पसंद सूचित कर सकता है,
जितने प्रतिनिधि चुनते हैं उतनी पसंद सूचित कर सकता है। तो इंडिकेट्स ओनली टू प्रेफरेंस अंडर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इंडिकेट ओनली टू प्रेफरेंस, indicate only one preference, indicate one preference less than C is to be filled up, and last D, indicate as many preferences as there are candidates etc elected। तो सिंपल सी बात है, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हमारे यहाँ किस चीज़ में यूज़ होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट तो लोकसभा के लिए यूज़ होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर देखें तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, तो जितने कैंडिडेट होते हैं उसमें आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, 1 2 मान लीजिए 5 कैंडिडेट हैं, 3 4 5 आप लिख सकते हैं, तो किसी को भी पहला नंबर बना सकते हैं। तो ये जो होता है कि अल्टीमेटली अगर मान लीजिए पहला नंबर कम वोट पाया तो उसको हटा दिया जाएगा, इन दोनों के बीच कंपटीशन हो जाएगा। तो ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमारे यहाँ भी होता है। तो जितने कैंडिडेट हैं उतने दे सकते हैं, इसलिए सही क्या हो गया, डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 हो गया। 65 अंडर द लिस्ट सिस्टम देयर आर, अब ये लिस्ट सिस्टम के बारे में पूछा गया है कि लिस्ट सिस्टम में क्या होता है। तो लिस्ट सिस्टम भी बहुत सी कंट्री में है, जैसे स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, इटली, इस तरह के तमाम सारे छोटे कंट्री में भी तो है ही, लेकिन बड़े कंट्री में स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, इटली में भी लिस्ट सिस्टम होता है। इससे क्या होता है, यहाँ भी एक बड़ी चीज़ें होती हैं कि इसमें भी एक तरह से माइनॉरिटी जो है या अलग अलग लोगों का ग्रुप जो है उनके मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। मान लीजिए आपका ग्रुप है वकीलों का या लॉयर्स को जिसको कहते हैं, तो लॉयर्स किसको वोट देंगे, तो लॉयर्स का कैंडिडेट जिसकी लिस्ट में होगा उसको दे देंगे। तो अब क्या करेंगे, लॉयर्स को वोट चाहिए तो अपनी लिस्ट में अब लॉयर जो कैंडिडेट है उसको पार्टी को ऊपर रखना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमने लॉयर को दे दी तो क्या होगा, लॉयर के आने के चांसेस हमारी पार्टी को ज़्यादा मिल जाएगा। किसी ने फिर किसानों को रख दी, किसी ने रिलीजन के नाम पर रख ली, हिंदू मुस्लिम जो भी रख लें, तो जिसका वोट आपको चाहिए उसका रख लेंगे। तो पहली प्रायोरिटी लिस्ट सिस्टम इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ लॉयर ही रख लेंगे तो बाकी लोग कट जाएंगे, सिर्फ दूसरी चीज़ें कर लेंगे। तो ये चीज़ें हैं कि लिस्ट सिस्टम क्या होता है, इसमें होता है कि एक सदस्य क्षेत्र, 2 सदस्य क्षेत्र, बहु सदस्य क्षेत्र, ऊपर कोई नहीं। अंडर द लिस्ट सिस्टम सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, 2 मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी, मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं। तो मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी होगी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आप एक ही पार्टी जो होती है, मान लीजिए पार्टी वाइज होता है, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम बीजेपी कर लें या कांग्रेस कर लें, यहाँ पे एसपी कर लें या बीएसपी कर लें, तो सभी अपनी अपनी लिस्ट निकाल देंगे। उस लिस्ट में जो है आप वोट करेंगे पार्टी के लिए। मान लीजिए इतनी वोट किया पार्टी के लिए, पार्टी का मान लीजिए बीजेपी को 30% आया, कांग्रेस को 20% वोट आया, एसपी को 10% आया, बीएसपी को 5% आया। तो क्या हुआ, इसी के अकॉर्डिंग इनके 30% बीजेपी के लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, 20% कांग्रेस के, 10% एसपी के और 5% बीएसपी के लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जितने परसेंट वोट मिले उतना रिप्रेजेंटेशन तो कंफर्म हो जाता है। वैसे क्या होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट में अगर आप एक वोट से भी हार गए तो आपका रिप्रेजेंटेशन 0 हो जाएगा। तो आपने देखा होगा लास्ट लोकसभा इलेक्शन में बीएसपी की सीट 0 थी, ऑल्दो 20% वोट मिला लेकिन सीट एक भी नहीं मिली। उसी समय में अगर हम देखेंगे तो 21% वोट सपा के थे, उनके पास 5 मेंबर थे, एमपी थे। तो देख सकते हैं 1% वोट में 5 बढ़ गया। तो ये जो चीज़ें हैं लिस्ट सिस्टम से, इससे फ़ायदा होता है। इसीलिए तमाम सारे जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पे लिस्ट सिस्टम होता है जिससे कि सभी को रिप्रेजेंटेशन मिल सके। 65 के बाद 66 अब जो आया है ये है क्यूमुलेटिव वोटिंग। ये क्यूमुलेटिव वोटिंग है, इसको कहते हैं संचयी वोटिंग योजना में मतदाता जितनी सीटें हैं उतने मत दे सकता है, जिसमें मतदाता को सभी मत किसी एक उम्मीदवार को देना होता है, किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में सभी मत देने नहीं होते, सभी उम्मीदवारों के बीच अपने मत विभाजित करने होते हैं, अपनी पसंद के अनुसार अपने सारे मत एक उम्मीदवार को या उन्हें 2 या अधिक से उम्मीदवार में बांटना। क्यूमुलेटिव वोटिंग जो संचयी वोटिंग है, इसमें क्या है, जो वोटर है वो कैसे दे सकता है, टू कास्ट ऑल हिज वोट इन फेवर ऑफ वन कैंडिडेट, उसको एक ही कैंडिडेट के फेवर में देना होगा।
नॉट टू कास्ट ऑल हिज वोट्स इन फेवर, एक को नहीं दे सकता, उसको बांटना ही पड़ेगा। टू डिवाइड द वोट्स अमंग द कैंडिडेट, सारे कैंडिडेट में आपको बांटना पड़ेगा। डी कह रहा है गिव ऑल वोट्स टू वन कैंडिडेट, एक को भी दे सकता है, या फिर चाहे तो उसको डिवाइड कर सकता है बिटवीन टू, दो में, या फिर मोर, या जितने चॉइस हो उतने में। तो ये सही आंसर है डी। क्यूमुलेटिव वोटिंग में यही होता है कि जितने लोग हैं उतना, चाहे तो आप मान लीजिए आपके पास 10 वोट हैं और 5 कैंडिडेट हैं, तो सबको 2-2 दे दीजिए, किसी एक को 10 दे दीजिए, किसी एक को 0, किसी को 3, किसी को 2, 4, इस तरह कर सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप जो है 10 वोट हैं तो 10 को आप जैसे चाहें वैसे बांट सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है। इस तरह के सिस्टम को क्यूमुलेटिव वोटिंग प्लान कहते हैं। यूजुअली ये जो होता है, ये वोटिंग पैटर्न जो होता है, कहते हैं कि जैसे बोर्ड कॉर्पोरेट हाउसेस में बोर्ड की मीटिंग या इन सब चीज़ का इलेक्शन होता है, डायरेक्टर का इलेक्शन हुआ, वहाँ पे होता है बोर्ड के मेंबर्स का अगर चुनाव करना है तो वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इसका कम ही होता है। आगे बढ़ते हैं, 66 के बाद 67 देख लेते हैं। तो 67 जो है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मीन्स, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब, ये तो बहुत क्लियर है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, कि आइडियोलॉजी के बेस पे, विचारधारा के आधार पर प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन, और क्या कहते हैं, व्यवसाय के आधार पर प्रतिनिधित्व। तो ये तो हम लोग अगर इतिहास थोड़ा ही पढ़ते हैं तो कम्युनल अवार्ड की बात करते हैं कि कम्युनल अवार्ड कौन लाया था इंडिया में। रामसे मैकडोनल्ड अगर देखें तो उस समय थे जो पार्लियामेंटो कह सकते हैं रिफॉर्म की तरह से भी लाते हैं, और उसमें क्या किया था, मुस्लिम्स को जो है अलग से वोटिंग जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है, जिसमें कैंडिडेट भी मुस्लिम होगा और जो इलेक्टोरेट होंगे वो भी मुस्लिम ही होंगे, तो उनको उनका रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। तो ये जो इसी को कहते हैं कम्युनल अवार्ड, कि धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व। तो जहाँ पे आइडिया वो है कि रिप्रेजेंटेशन देना है, वहाँ तो सही है कि सभी कम्युनिटी को उनका रिप्रेजेंटेशन मिले, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लाई थी उनका आइडिया था कि एटलीस्ट ये लोग बढ़ तो जाएंगे। 68 देखें, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन प्री सपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ, कम्युनल जो इलेक्टोरेट अभी बात हो रही थी, अभी हमने बता भी दिया, हिंट दे ही दिया कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इसका अस्तित्व मानकर चलता है कि क्या करेगा, संयुक्त निर्वाचन गण होगा जिसको हम ज्वाइंट इलेक्टोरेट अभी बात हुई थी कि सभी लोग सभी के लिए वोट करेंगे, अलग निर्वाचक गण होगा, सीटों का आरक्षण होगा, संयुक्त और अलग निर्वाचक गण दोनों का रहना होगा। तो कब कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट की बात ही हुई थी, अगर इंग्लिश में जो लोग जानते हैं, पढ़े भी होंगे इतिहास में, तो क्या है सेपरेट इलेक्टोरेट, उसका मतलब क्या है कि कैंडिडेट मान लीजिए कि मुस्लिम है तो कैंडिडेट भी मुस्लिम खड़ा हो सकता है, और उनको चुनने वाले जो वोटर होंगे वो भी मुस्लिम ही सिर्फ वोट करेंगे, बाकी लोग नहीं देंगे। बाकी लोग भी अगर देंगे तो क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, ज्वाइंट इलेक्टोरेट। लेकिन अगर ये फिक्स हो जाए कि ये यही होगा लेकिन वोट सभी लोग दें तो उसको क्या कहेंगे, वहाँ पे फिर कहेंगे ये रिज़र्व सीट है, जो हमें दूसरी भारत में रिज़र्व सीट होती है, जिसके कॉन्टेक्स्ट अभी हम बताएंगे, जाति के आधार पर SC या ST के लिए सीट रिज़र्व है हमारे यहाँ। 68 का 69, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन मीन्स, अब ये अच्छा क्वेश्चन है कि फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन मीन्स क्या होता है, कि फंक्शनल कार्यात्मक प्रतिनिधित्व है, शासन अधिकारियों का प्रतिनिधित्व, पेशे के आधार पर प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधियों का कार्य अच्छी तरह से परिभाषित किया जाता है, प्रतिनिधि अपनी मर्जी के अनुसार कार्य कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनरीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोकेशनल बेसिस, फंक्शंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव आर वेल डिफाइंड, रिप्रेजेंटेटिव्स आर फ्रीली फंक्शन एज ए। तो इसका सही आंसर है बी, पेशे के आधार पर इसमें मिलता है। आगे बढ़ते हैं, 69 के बाद 70 आ जाते हैं। 70 क्वेश्चन जो है, 70 क्वेश्चन में वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ द फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन वॉज, ये अच्छा क्वेश्चन है कि फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन का
जो कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के बलशाली समर्थक, मतलब बलशाली यहाँ गलत ट्रांसलेशन है कि सशक्त कह सकते हैं, बहुत पुरजोर तरीके से जो है समर्थन करने वाले कि अलग अलग जो पेशे हैं उनके हिसाब से उनको दीजिए। मान लीजिए कोई किसान है तो किसानों को उनका प्रतिनिधित्व, वकील हैं उनको प्रतिनिधित्व, व्यापारी हैं उनका है, ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका दे दिए। तो कौन कहता है? रूसो। आपने नहीं सुना है, रूसो के बारे में हमने बहुत पढ़ा है, नहीं सुना। मार्क्स के बारे में हमने सुना है, नहीं सुना है। एंगल्स के बारे में पढ़ा है, नहीं सुना है। ऐसा अगर होता ये इतनी बड़ी बात है तो कभी ना कभी सुनते। तो कौन हो सकता है? मीराबो। मीराबो जो है ये बात करते हैं फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन की। आगे बढ़ते हैं, 71 पे चले जाते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इलेक्शन? निम्न में चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट क्या अंश है? बहुपक्षीय पद्धति का निष्कासन, नागरिकों को अपने अधिकार बनाए रखने में मदद, संसद में शांतिपूर्ण बदलाव, लोकतंत्र के कार्य में आने वाली बाधाएं हटाना। मतलब एलिमिनेशन ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। ये तो नहीं होगा। इसका मतलब थोड़ी ना कि इलेक्शन से मल्टी पार्टी सिस्टम खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ बहुत सालों से चल रहा है, ऐसे दूसरे कंट्रीज़ में अगर फ्रांस में देखें तो बहुत सालों से मल्टी पार्टी सिस्टम चल रहा है। अगर यूएस और यूके का देखें तो टू पार्टी सिस्टम हो गया है धीरे धीरे। हेल्पिंग सिटीजन टू मेंटेन द राइट्स। नागरिकों को चुनाव से कोई जरूरी नहीं है राइट्स मिले या ना मिले। पीसफुल चेंज ऑफ गवर्नमेंट, यही एक सही चीज़ कि चुनाव होने से क्या होता है, शांतिपूर्वक बदल जाता है। अदरवाइज़ क्या होगा, बदलाव तो हमेशा होगा ही, बदलाव तो शाश्वत है, हमेशा होता है, लेकिन क्या होगा, शांतिपूर्ण नहीं रहा है ज़्यादातर टाइम। तो इसलिए सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 72 पे आ जाते हैं। 72 नंबर, हु सेड वॉइस ऑफ द पीपल में द वॉइस ऑफ गॉड मीन्स द वॉइस ऑफ गॉड? किसने कहा कि लोगों की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ हो सकती है? ये आपको पता करना है। मॉन्टेस्क्यू, रूसो, थॉमस जेफरसन, सर हेनरी मैन। तो मॉन्टेस्क्यू, रूसो, थॉमस जेफरसन और सर हेनरी मैन में से कौन सही होगा? कि कह रहा है कि लोगों की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है, हो सकती है। तो होती है, यहाँ पे होना चाहिए, वैसे गलत ट्रांसलेशन हिंदी में। तो इसीलिए बोलता हूँ कि हिंदी वाले हमेशा इंग्लिश वाला एक बार देख लिया करें, और इंग्लिश वाले भी हिंदी देख लेंगे तो काफ़ी कुछ है। इसका सही आंसर क्या है? डी, हेनरी मैन। ये कहते हैं कि लोगों की आवाज़ जो है ईश्वर की आवाज़ होती है। आगे बढ़ते हैं। 73, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये हमेशा बचपन से अगर आप मूवीज़ देख रहे होंगे तो आईपीसी के दफ़ा 302 के तहत मृत्युदंड और इस तरह की चीज़ें जो है, तो आईपीसी 420 के होता है चोरी, इसीलिए 420 भी बोलता है ना लोगों को। 420 है ये, मतलब चोरी है करता है। तो आईपीसी सबको मालूम है, इंडियन पीनल कोड, इसमें बात करने की जरूरत नहीं है। इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड के बारे में आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि इंडियन पीनल कोड जो है ये पहली बार इस्टेब्लिश हुआ था 1834 में। कि ये कानून बनाया गया कि किस तरह से कोड बना दिए गए थे, क्योंकि उस समय तक हमारे पास तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। और किस पीनल कोड कौन से चार्टर एक्ट के थ्रू आया था? चार्टर एक्ट 1833 जो था, उसके तहत एक कानून का कोड बना दिया गया, जिससे कोई अगर कुछ गलत करता है तो वो उसके तहत उसको सजा दी जाए। क्योंकि इससे पहले जो भारत में था इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था। सज़ा जो होती थी बहुत रिटन फॉर्म में, या मान लीजिए आप राजा के पास पहुँचे, राजा ने किसी भी चीज़ के लिए कोई भी सज़ा दे सकता था। या कोई बड़ा आदमी जो ज़मींदार है, अब मान लीजिए किसी ने चोरी की, तो चोरी करने के ये भी हो सकता था कि इसको थोड़ी सी सज़ा दे के माफ़ कर दो, या इसका हाथ काट दो, या इसको कहते हैं जेल में डाल दो, 10 साल के लिए डाल दो। तो कुछ भी हो सकता था, इतना क्लियर पीनल कोड नहीं था या ऐसा कुछ। अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे यहाँ सिस्टम इस तरह का बहुत अच्छा सिस्टम जुडिशरी का नहीं था। इन्होंने क्या किया, पहले से फिक्स कर दो कि इस चीज़ के लिए इससे ज़्यादा सज़ा नहीं दी सकती और इससे कम नहीं दी जाएगी। तो ये पीनल कोड आज भी चलता है हमारा, उसी पीनल कोड के तहत ही हम काम कर रहे हैं। तो उस समय पीनल कोड ऑलमोस्ट ठीक था। अगर आज के समय के देखें कि अभी भी चल रहा है तो इसका मतलब काफ़ी कुछ सही चीज़ें रही होंगी। लेकिन बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी पीनल कोड हमारा वही चल रहा है, जिससे हम ज़्यादातर चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं, अपना
जस्टिस दे पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 73 के बाद 74 में पढ़ते हैं। ओके, 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 74 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन इज जनरली डिनाइड फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का मतलब होता है वोट का अधिकार। निम्न में से किस प्रकार के लोगों को मतदान का अधिकार सामान्यतः नहीं दिया जाता है? बूढ़े लोगों को, गरीब लोगों को, अशिक्षित लोगों को, अन्य देशी लोगों को। ये तो बहुत सिंपल है। ओल्ड मैन, पुअर मैन, इलिटरेट पर्सन, एलियंस। तो एलियंस का मतलब अन्य देशी, किसी दूसरे देश के जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारा एलियन लिखा है कई जगह। तो वो जो है कि विदेश के आदमी को वोट देने का अधिकार तो नहीं मिल सकता। बाकी वोट बूढ़े से बूढ़ा हम देखते हैं 100 से प्लस 101, 102 के लोग वोट करते हैं। गरीब से गरीब आदमी वोट करता है, इलिटरेट पर्सन वोट करता है। तो हम तो साफ साफ देख सकते हैं ये चीज़ें नहीं। बाहर का विदेशी आदमी भारत में या कोई भी, हम जाके किसी यूएस में है तो वहाँ वोट नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, जो अनटिल की सिटीजनशिप ना मिल जाए। आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर पे करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द सिटीजन्स आर परमिटेड टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज एट द एज ऑफ 18 ईयर्स? यूएसएसआर, यूएसए, ब्रिटेन, ऑल ऑफ द अबव। निम्न में से किस देश में नागरिकों को अपने 18 साल की उम्र में मतदान का अधिकार प्राप्त होता है? यूएसएसआर अब रहा नहीं, लेकिन फिर भी पूछा जा रहा है कि ये सभी कंट्री हैं, इसमें आज के समय 18 साल की उम्र में होता है। अगर ब्रिटेन में देखें तो पहले 21 साल था, उसको भी कम कर दिया। भारत ने भी कम कर दिया, अमेरिका ने भी, और बहुत सी कंट्री में चल रहा है कि इसको 16 साल कर दिया जाए। तो लेकिन ये सही है, सभी ऊपर से सही है। अब कंट्री चेंज करके फिर से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ये पूछ 76 नंबर पे आते हैं। Which one of the following countries was the first to grant franchise to all citizens at the age of 18 years? अब ये पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा देश ने सबसे पहले 18 साल की उम्र वाले नागरिकों को मतदान का अधिकार मुहैया कराया? ये देख सकते हैं कहाँ पे होगा। ये कह सकते हैं कि फ्रांस के अंदर है। फ्रांस के रेवोल्यूशन होने से पहले ही जो है, रेवोल्यूशन के बाद जो जैकोबियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1793, उसमें क्या हुआ था, 18 साल से ऊपर जो भी है उसको वोटिंग राइट मिल गया था फ्रांस में। और उसी के बाद आज कौन सा, जैकोबियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा आज कौन सा चल रहा है, 5th रिपब्लिक की। 5 बार उसमें मेजर चेंज हो गए हैं उसी कॉन्स्टिट्यूशन में। अब 5th रिपब्लिक चल रहा है जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए फ्रांस इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज इन फेवर ऑफ ग्रांट ऑफ राइट टू वोट ओनली टू द एजुकेटेड पीपल? ये क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल भी है, क्योंकि ये बहुत बार मैंने बताया भी अलग अलग तरीके से। निम्न में से कौन केवल शिक्षितों को मतदान का अधिकार देने के पक्ष में था? अभी हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से जो एजुकेशनल क्वालिफाइड हैं उनको सिर्फ मिलना चाहिए, या अल्लामा इकबाल का जो हमने शेर बताया, या इस तरह की चीज़ें। उसमें क्या था कि कौन ऐसा है? जवाहरलाल नेहरू सभी को देते हैं, बेंथम सभी के लिए है, इनका आइडिया यूटिलिटेरियनिज्म का है। मार्क्स कोई वोटिंग राइट की ज़रूरत नहीं है, क्रांति होगी वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ प्रोलेटरिएट है वो डिसाइड करेगा, सर्वहारा वर्ग डिसाइड करेगा वोटिंग होगी कि नहीं। J.S. मिल, इनकी बुक जो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये बहुत फेमस बुक है J.S. मिल की। और J.S. मिल जो है इसमें ही बात करते हैं कि सभी को वोटिंग राइट अगर बराबर होगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अगेंस्ट में रहते हैं। क्वेश्चन घुमा सकता है, कौन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अगेंस्ट में है? तो ये अगेंस्ट में है, क्योंकि कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि पढ़े लिखे को भी एक वोट और अनपढ़ को भी एक वोट। तो कहते हैं पढ़े लिखे को ज़्यादा वोट नहीं। बोलते टैक्स पेयर जो है, बोले वो तो टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को, तो वो तो सवाल जवाब कर सकता है। जो टैक्स ही नहीं दे रहा है वो क्या सवाल जवाब करेगा? तो टैक्स, तो इस तरह से कहते हैं उसका वोटिंग राइट उतना ही क्यों? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? J.S. मिल।
आगे बढ़ते हैं, 77 के बाद 78 में पहुंच जाते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज आर, ये पूछ रहा है राजनीतिक दल होते हैं, आगे क्या है? लोकतंत्र के लिए आवश्यक, लोकतंत्र के लिए अनावश्यक, सर्वसत्तात्मक शासन के लिए आवश्यक, लोकतंत्र के लिए या सर्वसत्तात्मक शासन दोनों के लिए अनावश्यक। तो पॉलिटिकल पार्टीज किसके लिए होती है जरूरी? एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। यूजुअली पॉलिटिकल पार्टीज तो डेमोक्रेसी में ही है। नॉट एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, बिना पॉलिटिकल पार्टीज के डेमोक्रेसी चलाना, ऑल्दो जयप्रकाश नारायण या एम.एन. रॉय जैसे लोग बोलते हैं कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी है, लेकिन पार्टीलेस डेमोक्रेसी लाना बहुत मुश्किल काम है। एसेंशियल फॉर टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, जो सर्वसत्तावादी है गवर्नमेंट, उसको क्यों पॉलिटिकल पार्टी वो चाहेगी कि अपने ही एनिमी तैयार करें? जो डेमोक्रेटी है टोटलिटेरियन, उस दोनों के लिए नहीं, डेमोक्रेसी के लिए तो एसेंशियल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है पॉलिटिकल पार्टी। इसीलिए जहाँ भी अगर देखेंगे लोकतंत्र अच्छा चल रहा है, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत मैच्योर हैं, बहुत पुरानी हो, चाहे यूएसए हो, चाहे ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, सभी में पॉलिटिकल पार्टी चल रही है। ये सही आंसर हो जाएगा। 79 देख लेते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख के हम एक क्विक रिवीजन करेंगे, जिससे हम चीज़ों को समझ पाए, याद रख पाए। 79, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप। भारतीय संविधान को, अब यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, संविधान सभा की स्थापना द्वारा नामित किया गया। तो किसके तहत? अनंतिम सरकार के प्रस्ताव के माध्यम से, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत, भारतीय कांग्रेस द्वारा, थ्रू अ रेजोल्यूशन ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। हम सभी जानते हैं कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही इसको लाया गया था, संविधान सभा का निर्माण किया गया था और वो इम्प्लीमेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 79 के बाद 80 लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमने जैसा बताया कि हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। अ लिबरल पार्टी बिलीव्स इन, उदार पक्ष या उदारवादी जो पार्टी है वो विश्वास करती है किस चीज़ में? वर्तमान संस्थाओं को बनाए रखने में, रिटेनिंग द प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन, वर्तमान संस्थाओं को नए और अतिवादी संस्थाओं से बदलना, कि नई और अतिवादी संस्थाओं से, रिप्लेसिंग द प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन बाय न्यू एंड रेडिकल इंस्टीट्यूशन, विद्यमान संस्थाओं में बदलाव लाना, पुरानी संस्थाओं को बनाए रखना है। तो उदारवादी क्या कहते हैं? विद्यमान संस्थाओं में बदलाव लाते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस में लाते हैं, वर्तमान संस्थाओं को बनाए रखते हैं, लेकिन जो है वर्तमान संस्थाओं को बनाए कौन रखना चाहता है? कंजर्वेटिव। और पुरानी संस्थाओं को बनाए रखने का जो है वो भी कंजर्वेटिव ही कहेंगे। विद्यमान संस्थाओं में ग्रेजुअल धीरे धीरे चेंज लाना लिबरल जो उदारवादी हैं उनका काम है। तो 80 हो गए। आगे बढ़ते हैं कि अब क्विक रिवीजन की तरफ चलते हैं। जो हमने इससे पहले आपको बोला है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि एक रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हम पता कर पाएँ कि हम कहाँ तक याद है। मैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा तो हमने बात की थी 2 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की, जस्टिस एंड इक्वलिटी। जस्टिस टर्म कहाँ से डेराइव हुआ है? तो लैटिन टर्म जस्ट से हुआ है। ये भी हमने लास्ट जो टेस्ट सीरीज है उसमें देखा था। इसके अलावा जस्टिस कैसा कॉन्सेप्ट है? एक कॉम्प्लेक्स, एक जटिल जो है वो कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा कि जो हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल कि एलिटिस्ट थ्योरी जो है वो किस में बिलीव करती है कि ऑब्वियसली कुछ लोगों का रूल होगा। इसके और उसमें क्या कहते हैं कि डू नॉट बिलीव इन इक्वलिटी बिटवीन रूल एंड रूलर। वो कहते हैं जो एलिटिस्ट थ्योरी वो कहते हैं कि दोनों में बराबरी नहीं हो सकती, रूल और रूलर जो है उसमें बराबरी नहीं हो सकती। जो शासन कर रहा है और शासन, क्योंकि वो शासन करने वाले जो लोग हैं वो बड़े कम लोग हैं, एक तो माइनॉरिटी में है, दूसरा लेकिन बहुत यूनाइटेड है, इसलिए वो हमेशा रूल कर पाते हैं। और इसके अलावा जो स्टेटमेंट था कि डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा,
जो है चुनी जाती है प्रजातंत्र, वो किसका था? अब्राहम लिंकन का। सोशलिस्ट गवर्नमेंट जो होगी उसमें क्या होगा? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है स्टेट के पास होगा। इसके अलावा हमने एक बोला था कि जो कौन क्रिटिक नहीं है, उसमें लॉक का नाम था कि लॉक जो है डेमोक्रेसी के क्रिटिक नहीं है। लॉर्ड ब्राइस जो है वो क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट क्या है? वो कहते हैं कि नथिंग मोर देन एक्सपेरिमेंट इन गवर्नमेंट, की डेमोक्रेसी जो है वो एक गवर्नमेंट में एक तरीका है जिसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इसके बाद जो है टॉकवेले क्या कहते हैं कि वो टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी कहते हैं डेमोक्रेसी को, कि कहते हैं एक तरह से जो बहुसंख्यक है उनका कह सकते हैं आतंक होगा। और जो डेमोक्रेसी है और जो डिक्टेटरशिप से किस तरह से अलग होगी, क्योंकि वो डेमोक्रेसी पब्लिक का ओपिनियन लेती है, डिक्टेटरशिप पब्लिक का ओपिनियन नहीं लेता है। और इलेक्टोरेट का आइडिया पूछा था, कौन है इलेक्टोरेट? सभी लोग जो वोट करते हैं वो इलेक्टोरेट हैं। इसके अलावा जो है कि 2 पार्लियामेंट की बात कौन कर रहा था? 2 पार्लियामेंट की बात कर रहे थे हेनरी वेब, पॉलिटिकल चीज़ों के लिए अलग और इकोनॉमिक चीज़ों के लिए अलग। तो यहाँ पे अपना टेस्ट सीरीज़ ख़त्म करते हैं, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम ऑफलाइन भी हैं, हमारे लखनऊ ब्रांच में जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 6001203135 पे, व्हाट्सएप कर सकते हैं 6001939975 पे, वेबसाइट है www.capitalstudiescircle.com, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम से हैं। ईमेल आप हमको कर सकते हैं thecapitalstudy20@gmail.com पे, और अगर PDF चाहिए या किसी भी तरह की ज़रूरत हो आपको तो आपको कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं। तमाम सारे जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, JNU हो, DU हो, जामिया हो या BHU हो, इस तरह अलीगढ़, कहीं से भी आप अगर रिसर्च करना चाहते हैं या रिसर्च के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो वो लोग आपको असिस्ट कर सकते हैं, हम आपको उनसे मिला सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो ताकि अगर आप यहाँ पे तो दे ही TGT PGT दीजिए ही, लेकिन साथ ही साथ रिसर्च को भी अपना फोकस पॉइंट बनाइए अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं तो, क्योंकि आने वाले दिनों में ये कंपलसरी होने वाला था या अभी तक नहीं हुआ है कि PhD कंपलसरी होने वाले थे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर ना भी कंपलसरी करें तो एसोसिएट और आगे के प्रमोशन के लिए PhD बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारे जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।